हमारी कहानी है जिम्मेदारियाँ। बस माँ, मंजरी अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठा करके मंजरी को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी तुम आज ही लेट आई हो, माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया जी क्या बताऊं, कितना ही कोशिश कर लूं पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मंजरी अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा दिया। इधर रमन अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमन लड़ने के मूड में रसोई में आया। उससे पहले कि वो कुछ कहता, साक्षी ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गए। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उन्होंने मंजरी के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर मंजरी को आवाज दे दिया, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। इतने में मंजरी निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी तो रमन ने पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुन करके मंजरी ने रमन की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक है। सुबह से कई बार पूछ चुकी हैं पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अभी भी रमन ने सवाल किया तो मंजरी ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए परेशान हो रही थी, शायद इसीलिए वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है, चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुन करके रमन को अपनी पत्नी साक्षी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रमन मंजरी के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखाई देती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ बिस्तर पर होती तब भी ऐसा ही करती, कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं है। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही तो कम से कम बहू होने के नाते वह पूछ लेती, लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं कि भाभी जी के मन में क्या लेकर बैठी हैं। मंजरी के सवाल से रमन हस्तप्रभा रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ध्यान रखो। रमन वहीं बैठ गया और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधव जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में घुसने लगा। जब साक्षी उसकी दुल्हन बन करके घर में आई थी, घर में माँ, माधव जी, नंद, वैष्णवी और रमन ही थे। साक्षी के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार, पर पता नहीं क्यों माधवी जी साक्षी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उसके इकलौते बेटे को साक्षी छीन न ले। बस इसी कारण हर चीज़ में मीन मेघ निकालना, उसे 10 कमियां बताना उसकी आदत थी और इस चीज़ का फायदा सबसे ज़्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। रमन अपनी माँ के नज़दीक ज़्यादा था
इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए वो भी साक्षी को दो बातें सुना देता। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साक्षी को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देख करके उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने देखा तो वैष्णवी की गलती ना देख करके उन्होंने साक्षी को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साक्षी ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है? वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं धोती कैसे? बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और रमन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया तेरी पत्नी के नज़र में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। रमन में भी भाव न देखा न ताव, सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। साक्षी आंखों में आंसू भर करके गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ ही नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगी रहती है। माधवी जी को जब ये पता चला कि उसके माता पिता उसका साथ नहीं देने वाले, तो उसके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। साक्षी माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। रमन, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर में थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफी बनाकर लाने को कहा। साक्षी कॉफी बनाकर ला ही रही थी कि वह अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, आप मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुन करके माधवी जी और रमन अपने कमरे से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि साक्षी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहीं रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जाकर टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर से चोट लगी और दर्द के मारे छटपटाने लगी। रमन तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर साक्षी को छटपटाते देखकर रमन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि साक्षी का मिसकैरेज हो गया है। हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने साफ कह दिया था कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माता पिता के घर छोड़ आओ। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साक्षी के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर ये पता चले कि साक्षी की हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलवाई थी। जब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी, मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी को देखभाल के लिए रखा था। रमन ने मंजरी को रखकर अपनी जिम्मेदारियां की इतश्री कर ली थी। अब मंजरी ही साक्षी को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में मंजरी माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। रमन तो ऑफिस के लिए काम से बिजी रहता। यहाँ दोनों माँ बेटे खुद ही
बना कर खा पी लेते, लेकिन साची के लिए खाना बनाना उसके लिए दूभर हो जाता था। मंजरी जब तक घर पर नहीं आती तब तक साची भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। मंजरी की गैर मौजूदगी में साची को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नजर नहीं आती। खैर धीरे धीरे साची ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। रमन, वैष्णवी और माधवी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर साची ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब तो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, फिर अपने कामों से मतलब रखती थी। वक्त के साथ साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके थे। साची दोबारा कंसीव भी नहीं कर पाए तो माधवी जी रमन की दूसरी शादी कराने पर उतर हो गए, पर साची कुछ नहीं कहती थी और न ही तलाक लेने को तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह वो साची को घर से निकाले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से से अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों बहन भाई को उम्मीद थी कि साची बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साची ने साफ मना कर दिया। मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं हो पाएगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाती है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से साची ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, रमन और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी नजरें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने भी ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर मंजरी को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि साची घर से जाने से पहले रमन और माधवी जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो साची से ये कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर